भारत की परीक्षा प्रणाली। खबरों में क्यों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का कथित पेपर लीक के बीच एनईईटी यूजी 2026 को रद्द करना भारत में एग्जाम इकोसिस्टम के फेल होने की बड़ी चिंता दिखाता है। भारत में परीक्षा प्रणाली के बारे में। एक स्कूल एग्जाम। स्कूल परीक्षाएं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई), काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीसी) और विभिन्न राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती हैं। 2 हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम। इन परीक्षाओं का प्रबंधन एनटीए द्वारा किया जाता है। मुख्य परीक्षाओं में एनईईटी यूजी, जीमै और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (क्यूएट) शामिल हैं। 3 भर्ती परीक्षाएं। भर्ती परीक्षाएं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती है। भारत में परीक्षा प्रणाली का कानूनी ढांचा। एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए). सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। यह अधिनियम विश्वविद्यालयों में प्रवेश, परीक्षाओं और रिसर्च के लिए आवश्यक मानक बनाए रखता है। 3 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019। यह अधिनियम मेडिकल शिक्षा में मेरिट आधारित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए एनईईटी को अनिवार्य बनाता है। 4 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। यह अधिनियम कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी, पेपर लीक और संगठित गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम नियम 2024। एक परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में वेंडर इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 2 परीक्षा संचालन से जुड़ी समितियों के प्रबंधन और सेवा प्रदाताओं की भूमिका की भी जांच की जाएगी। भारत के एग्जामिनेशन इकोसिस्टम के फेल होने के कारण। 1 समाज का दबाव, अच्छी नौकरी और एडमिशन पाने की उम्मीद, साथ ही असफल होने का डर तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी नौकरियों में सप्लाई और डिमांड के बड़े अंतर के कारण छात्रों पर बहुत अधिक दबाव रहता है। 2 सीमित निगरानी, कमजोर निगरानी, प्रशासनिक कमियां, पेपर लीक सिंडिकेट का सक्रिय होना तथा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच मिलीभगत जैसी घटनाएं ऐसा परीक्षा तंत्र बनाती है जिससे पेपर लीक होने में मदद मिलती है। इसका उदाहरण एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा पेपर लीक है। इसके अलावा वन नेशन वन एग्जाम का तरीका अलग अलग क्षेत्रों और पढ़ाई लिखाई में मौजूद भिन्नताओं को नजरअंदाज करता है, जिससे एक ही परीक्षा पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। 3 नीतियों में अस्थिरता। परीक्षा के पैटर्न या पात्रता मानदंडों में बार बार बदलाव होने से छात्रों में भ्रम और तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए एनईईटी के लिए अपर एज लिमिट लागू करना और बाद में उसे हटा देना। एक रोकथाम काफी नहीं। जांच में देरी होना, सजा की दर कम होना और अलग अलग प्रकार की सजाओं का होना परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों को कम करने में पर्याप्त नहीं है। 2 टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। डिजिटल तकनीक में बढ़ोतरी के कारण एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लीक हुए प्रश्नपत्रों को तेजी से भेजा जा सकता है। 3 नैतिक मूल्यों में गिरावट। नैतिक शिक्षा और ईमानदारी पर कम जोर होने तथा साथियों के प्रभाव के कारण चीटिंग करना और सफल होने के लिए पेपर लीक जैसे गलत तरीकों का उपयोग सामान्य बात बनता जा रहा है। भारत की परीक्षा प्रणाली की विफलता का प्रभाव। 1 मेरिट का कम होना। नकल और पेपर लीक के कारण कुछ उम्मीदवारों को गलत लाभ मिल जाता है। इससे मेरिट के आधार पर चयन की व्यवस्था कमजोर होती है और परीक्षा की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। 2 लोगों का भरोसा कम होना। बार बार परीक्षा में गड़बड़ी होने से भर्ती एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है। इससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं पर विश्वास घटता है। उदाहरण व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश। परीक्षाओं पर लोगों का भरोसा कम करता है। 3 गवर्नेंस पर असर। परीक्षाएं रद्द होने या दोबारा आयोजित करने की स्थिति में खाली पदों को भरने में देरी होती है। इससे प्रशासनिक कार्य करने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 उम्मीदवारों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने या दोबारा होने से छात्रों पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है और उनके करियर को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। 5 प्रशासनिक और वित्तीय बोझ। नई परीक्षा कराना, व्यवस्था को मजबूत बनाना और जांच कराना सरकार के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मांग करता है। इससे राज्यों पर वित्तीय और प्रशासनिक खर्च बढ़ जाता है। 6 संवैधानिक और नैतिक मूल्यों के लिए खतरा। परीक्षा में गड़बड़ी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए बराबरी, निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। परिप्रेक्ष्य नोट्स के राधाकृष्णन समिति
2024 की सिफारिशें। 1. एनटीए का पुनर्गठन। एनटीए केवल हायर एजुकेशन एंट्रेंस परीक्षाएं आयोजित करे। टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स, टेस्ट सिक्योरिटी और सर्विलांस जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए 10 विशेषीकृत वर्टिकल बनाए जाए। टेस्ट ऑडिट, निष्पक्षता और पारदर्शिता तथा स्टेक होल्डर संबंधों के लिए सब कमेटियों के साथ एक सशक्त गवर्निंग बोर्ड बनाया जाए। डायरेक्टर जनरल, एजेंसी प्रमुख का पद समर्पित नेतृत्व वाला होना चाहिए, जो बाहरी प्रभाव से मुक्त हो ताकि वह आसानी से और लगातार काम कर सके। 2. हाइब्रिड परीक्षा प्रणाली। कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग की सुरक्षा बढ़ाने तथा पीपीटी प्रिंटिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले सुरक्षा जोखिम कम करने के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग सीबीटी और पेपर एंड पेंसिल टेस्टिंग पीपीटी दोनों का मिश्रित उपयोग किया जाए। 3. टेस्टिंग सेंटर। कम से कम 1000 सुरक्षित टेस्टिंग सेंटर बनाए जाए और प्रसिद्ध सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के सहयोग से पूरे देश में 400 से 500 ऐसे केंद्रों का नेटवर्क बनाया जाए, जहां प्रत्येक केंद्र में 2 से 2.5 लाख सीबीटी परीक्षा देने की क्षमता हो। 4. मल्टी स्टेज टेस्टिंग। जब परीक्षार्थियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो, तब मल्टी स्टेज टेस्टिंग अपनाई जाए। प्रश्न पत्रों की कठिनाई में अंतर होने पर भी निष्पक्ष तुलना के लिए नॉर्मलाइजेशन और स्कोरिंग प्रणाली को स्पष्ट रूप से बताया जाए तथा उसका पूरा दस्तावेज तैयार किया जाए। 5. मोबाइल टेस्टिंग सेंटर। पूर्वोत्तर, उत्तर हिमालयी राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाए। 6. राज्य और जिला प्रशासन के साथ समन्वय। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समितियों तथा राज्य सरकार की व्यवस्था का उपयोग करके परीक्षा संचालन और सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। 7. डिजी यात्रा की तरह डिजिटल व्यवस्था। ऐसी डिजिटल व्यवस्था शुरू की जाए जिसमें आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग हो, ताकि नकल को रोका जा सके। 6.2 भारत में स्कूली शिक्षा। खबरों में क्यों। नीति आयोग ने भारत में स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्कूल शिक्षा के एक दशक 2014 से 2024 का विश्लेषण किया गया है। इसमें मुख्य पैरामीटर जैसे एक्सेस, एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, समान अवसर, इंक्लूजन, सभी को शामिल करना और लर्निंग आउटकम, सीखने के परिणाम शामिल हैं। सर्वे में बताई गई खास उपलब्धियां। 1. लगभग यूनिवर्सल एक्सेस। नामांकन लगभग पूरी तरह हो चुका है। कक्षा 1 से 8 तक लगभग सभी बच्चों की पहुंच स्कूल तक है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गेर वर्ष 2024 से 25 में क्रमशः 90.9% और 90.3% है। वर्ष 2014 में प्राथमिक स्तर पर गेर 106.85% था। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय अधिक उम्र और कम उम्र के बच्चे भी उसी स्तर पर पढ़ रहे थे। 2. बुनियादी सुविधाएं। बिजली वाले स्कूलों की संख्या लगभग 56% से बढ़कर 91.9% हो गई। पीने के पानी की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 99% हो गई। काम करने वाले शौचालयों की संख्या बढ़कर 92.4% लड़के और 94% लड़कियां हो गई। इससे साफ सफाई, स्वास्थ्य और पढ़ाई में सुधार होने की संभावना बढ़ी। 3. शामिल करना। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, महिला और पुरुष गेर का अनुपात अब लगभग सभी स्तरों पर 1 है। इसका अर्थ है कि लड़कियों का गेर लड़कों के बराबर या उससे अधिक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की सुविधा लगभग 60% से बढ़कर 79.1% स्कूलों तक पहुंच गई है। 4. डिजिटल सशक्तिकरण। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी वर्ष 2014 से 15 की तुलना में 8 गुना बढ़कर वर्ष 2024 से 25 में 63.5% हो गई। कंप्यूटर की उपलब्धता लगभग दोगुनी होकर 64.7% हो गई। इससे कक्षाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग में वृद्धि दिखाई देती है। 5. स्थिर यूनिवर्सल प्रतिधारण। दशक के दौरान कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर वर्ष 2014 से 15 में 4.34% से घटकर वर्ष 2024 से 25 में केवल 0.3% रह गई। रिपोर्ट में बताई गई मुख्य चुनौतियां। 1. प्रणालीगत चुनौतियां। स्ट्रक्चरल फ्रेगमेंटेशन, संरचनात्मक बिखराव। भारत का स्कूल सिस्टम पिरामिड जैसा है, जिसमें प्राथमिक स्तर 49% से ऊपर प्राथमिक और फिर सेकेंडरी तथा उच्च सेकेंडरी 11.2% तक स्कूलों की संख्या लगातार घटती जाती है। इससे अलग अलग स्तरों पर शिक्षा की उपलब्धता कम हो जाती है। सिर्फ लगभग 5% स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है। इसके कारण विद्यार्थियों को बार बार स्कूल बदलना पड़ता है, जिससे स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है। 2. पॉलिसी में कमियां। हालांकि नीतियों का ध्यान मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर है,
जो शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत आते हैं, लेकिन समस्या 15 से 17 वर्ष के बच्चों अर्थात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर अधिक दिखाई देती है। सरकार की प्रमुख पहलें 1. NEP 2020 वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक सभी बच्चों में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN क्षमता आधारित शिक्षा और आकलन डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना। वर्ष 2030 तक कक्षा 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 21 की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देना। 2. समग्र शिक्षा 2018 यह यूनिफाइड स्कूल एजुकेशन स्कीम है। इसका उद्देश्य प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर तक स्कूल शिक्षा को एक सतत व्यवस्था के रूप में विकसित करना है। 3. निपुण भारत मिशन 2021 इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN प्राप्त कर ले। 4. PM श्री स्कूल 14,500 से अधिक स्कूलों को NEP 2020 के अनुरूप आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्कूल अन्य विद्यालयों के लिए मॉडल बनेंगे। 5. परख यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। यह क्षमता आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, मान्यता प्राप्त और केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। यह कक्षा 3, 6 और 9 का आकलन करता है। निष्ठा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को संस्थागत नेतृत्व के रूप में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्वयं मौ कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। PM ई-विद्या कक्षा 1 से 12 तक के लिए DTH TV चैनल उपलब्ध कराता है। यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति सेंट के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। बुनियादी ढांचे में अंतर 1. बेसिक कमियां सुविधाओं में सुधार होने के बावजूद लड़कियों के लिए मासिक धर्म पीरियड्स से जुड़ी साफ सफाई की सुविधाएं अभी भी पर्याप्त नहीं है। लगभग 15 में से एक स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय काम नहीं करता। 2. टेक्नोलॉजी से जुड़ी कमियां लगभग 1.19 लाख स्कूलों में अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं है। लगभग 1/3 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। लगभग 50% सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है। इससे प्रायोगिक प्रैक्टिकल पढ़ाई प्रभावित होती है। टीचर से जुड़ी समस्याएं लगभग 7% स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, जिससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। चुनाव जैसे प्रशासनिक कार्यों के कारण शिक्षक लगभग 14% पढ़ाने के दिन खो देते हैं। साठे टेस्टिंग से पता चला कि कक्षा 6 तक अच्छे अंक लाने वाले छात्र भी सब्जेक्ट पेपर में केवल 60 से 70% अंक ही प्राप्त कर पाते हैं। इससे उनकी बुनियादी समझ की कमी दिखाई देती है। इक्विटी गैप लगभग 33% अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति सेंट के विद्यार्थियों की गणित पर अच्छी पकड़ पाई गई, जबकि सामान्य वर्ग के लगभग 48% विद्यार्थियों की गणित पर अच्छी पकड़ थी। इससे सामाजिक समूहों के बीच सीखने का अंतर दिखाई देता है। हालांकि शुरुआती शिक्षा निःशुल्क है, लेकिन उच्च शिक्षा में खर्च अधिक होने के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, लगभग 25% लड़कियां आर्थिक कारणों से घर के कामों में लग जाती है और स्कूल नहीं जा पाती। PLFS 2020-21 प्राइवेटाइजेशन का बदलाव सरकारी स्कूलों में नामांकन घटकर 49.25% रह गया है, जबकि बिना सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन बढ़कर 38.8% हो गया है। सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या प्राथमिक स्तर पर अधिक नामांकन और बेहतर प्रतिधारण होने के बावजूद सेकेंडरी स्तर पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गेर घटकर 78.7% और हायर सेकेंडरी स्तर पर 58.4% रह गया है। सेकेंडरी स्तर पर ड्रॉप आउट दर 11.5% से अधिक बनी हुई है। शैक्षणिक चुनौतियां 1. स्किल्स के इस्तेमाल में कमी विद्यार्थी आसान कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक जीवन में उनका उपयोग करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, परख 2024 के अनुसार कक्षा 3 के 55% से कम विद्यार्थी ही बुनियादी पैसों का लेन देन या जगह का माप समझ पाते हैं। 2. सिलेबस पूरा करने पर अधिक जोर पाठ्यक्रम पूरा करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। रटकर पढ़ाई रोट लर्निंग पाठ्यक्रम और वास्तविक अनुभव के बीच अंतर तथा पढ़ने के तरीके में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का खराब उपयोग जैसी समस्याएं हैं। केवल लगभग 30% कक्षा 6 के विद्यार्थी फ्रैक्शन भिन्न में दक्ष पाए गए।
इसका एक कारण बुनियादी कौशलों की कमी भी है। 3 स्टूडेंट डेवलपमेंट, मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सहभागिता, फिटनेस, जीवन कौशल और रचनात्मकता जैसे क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 शुरुआती शिक्षा, हालांकि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत आंगनवाड़ी, अधिक भीड़ वाली कक्षाएं, अनुबंधित शिक्षक, सीखने की कमी और प्रीस्कूल तथा स्कूल के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता जैसी समस्याएं बनी हुई है। 5 व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। सहायक ढांचा, कुशल प्रशिक्षकों की कमी, कमजोर सोच, प्रमाणपत्र प्रणाली और उद्योग से कमजोर जुड़ाव के कारण यह अभी भी एक बाहरी विकल्प जैसी बनी हुई है। इसमें सुधार करके वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लक्ष्य NEP 2020 को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आगे बढ़ने का रास्ता, 1 संरचनात्मक निरंतरता, ड्रॉप आउट कम करने के लिए कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई कराने वाले समेकित स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि पिरामिड जैसी व्यवस्था के स्थान पर निरंतर सीमलेस व्यवस्था बन सके। उदाहरण के रूप में राजस्थान के आदर्श विद्यालय, जहां ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की नियमित बेंचमार्किंग और ऑडिट किया जाए। सिविल सोसाइटी की भागीदारी बढ़ाई जाए। स्कूलों का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक किया जाए। उदाहरण के रूप में झारखंड और गुजरात का स्कूल डिजिटाइजेशन कार्यक्रम। 3 प्रशासनिक बोझ कम करना, खाली पदों को भरा जाए। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में सुधार किया जाए। शिक्षकों के पेशेवर विकास पर ध्यान दिया जाए। 4 बराबरी को बढ़ावा देना, पिछड़े समूहों को लक्षित सहायता दी जाए। जेंडर संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाए। दूसरे स्थान से आने वाले बच्चों के लिए लचीले पुनः प्रवेश री एंट्री के रास्ते बनाए जाएं। दिव्यांग बच्चों के लिए पूरी तरह सुलभ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। 5 योग्यता आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा, कर्नाटक की कलिका चेत्रिका जैसी पहल अपनाई जाए, जो सीखने को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ती है। पाठ्यक्रम आधारित पढ़ाई के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित कौशलों पर भी ध्यान दिया जाए। 6 स्टूडेंट वेलबीइंग, नियमित स्वास्थ्य जांच, खेल और योग का मेल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, आनंद सभा, मध्य प्रदेश का इमोशनल रेगुलेशन कार्यक्रम, फैमिली रिलेशनशिप और सोशल हार्मनी जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। निष्कर्ष, भारत ने स्कूली शिक्षा में पहुंच, बराबरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काफी प्रगति की है, लेकिन सुधारों के अगले चरण में सीखने की गुणवत्ता, बुनियादी कौशल, टीचर की क्षमता और बराबर अवसर वाली शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार बच्चों के लिए अर्थपूर्ण शिक्षा, भविष्य के लिए तैयारी, सभी को साथ लेकर चलने वाली और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक होगा। 6.3 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024। खबरों में क्यों? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑर्गी ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, प्रजनन संकेतक, 1 सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 1.9 रही, जो लगातार 5वें वर्ष रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे रही। 2 घटती जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट CBR घटकर 18.3 2024 हो गई। CBR का अर्थ है 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या। 3 एजुकेशन फर्टिलिटी लिंक, महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ने पर फर्टिलिटी लेवल में काफी कमी आती है। मृत्यु दर के संकेतक, 1 क्रूड डेथ रेट CDR, वर्ष 2024 में CDR 6.4 रही। कुल मिलाकर मृत्यु दर महामारी से पहले के स्तर से अधिक बनी हुई है। 2 शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR, घटकर 24 हो गई। यह अब तक की सबसे कम IMR है। IMR का अर्थ है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। 3-5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, अंडर-5 मॉर्टेलिटी रेट U5MR 28 रही। यह बच्चों के बेहतर जीवन स्तर को दर्शाती है। 4 नवजात मृत्यु का योगदान, नवजात शिशुओं की मृत्यु सभी शिशु मृत्यु का लगभग 73% हिस्सा है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट NMR का अर्थ है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के 29 दिन के भीतर होने वाली नवजात मृत्यु की संख्या। जनसांख्यिकीय रुझान, 1 डेमोग्राफिक डिविडेंड, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आयु की जनसंख्या बढ़कर कुल आबादी का 66.4% हो गई। 2 आबादी की उम्र बढ़ना,
60 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या 9.7% तक पहुंच गई, जो बढ़ती उम्र की आबादी की चुनौती को दर्शाती है। 3 शादी की उम्र। महिलाओं की पहली शादी की औसत आयु बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई। केवल 2.1% महिलाओं ने 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले विवाह किया। लिंग संबंधी संकेतक। एक जन्म के समय लिंग अनुपात SRB। इसमें थोड़ा सुधार हुआ है और अब प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। हालांकि जेंडर इम्बैलेंस, लिंग असंतुलन, अभी भी बना हुआ है। जन्म के समय लिंग अनुपात का अर्थ है जन्म के समय प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या। स्वास्थ्य संकेतक। एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। 95.4% प्रसव चिकित्सा संस्थानों में हुए। मृत्यु के बाहरी कारण। एक सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें बढ़कर कुल मौतों का 3.2% हो गईं। 2 आत्महत्या। आत्महत्या कुल मौतों का 2.8% रही। चित्र में दी गई जानकारी। एक कुल प्रजनन दर TFR। एक महिला अपने पूरे प्रजनन जीवन में औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है, उसे कुल प्रजनन दर TFR कहते हैं। 2 प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता। फर्टिलिटी का वह स्तर जिस पर एक पीढ़ी स्वयं को अगली पीढ़ी से बदल लेती है। आमतौर पर इसे प्रति महिला 2.1 जन्म माना जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बारे में। एक यह दुनिया के सबसे बड़े डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय सैंपल सर्वे में से एक है और वर्ष 1971 से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और अन्य जनसांख्यिकीय संकेतकों का भारत का प्रमुख स्रोत है। 2 इसका संचालन भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ऑर्गी, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 3 इसका उद्देश्य जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर IMR तथा अन्य फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी संकेतकों का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान उपलब्ध कराना है। आशय। एडवांस्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लगातार रिप्लेसमेंट स्तर से कम फर्टिलिटी यह दर्शाती है कि भारत धीमी जनसंख्या वृद्धि के साथ एक परिपक्व जनसांख्यिकीय चरण की ओर बढ़ रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश का मौका। काम करने वाली आयु 15 से 59 वर्ष की आबादी का बढ़ता हिस्सा 66.4%, अधिक आर्थिक विकास, उत्पादकता और बचत की संभावना पैदा करता है। बच्चों की सेहत में सुधार। शिशु मृत्यु दर IMR और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर U5MR में कमी यह दिखाती है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस। संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बढ़ती दर यह दर्शाती है कि लोगों की सुरक्षित प्रसव सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर हुई है। सामाजिक विकास में सुधार। महिलाओं की शादी की औसत आयु बढ़ना और बाल विवाह के मामलों में कमी महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में सुधार को दर्शाती है। चिंताएं। 1 लगातार रिप्लेसमेंट स्तर से कम फर्टिलिटी। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR का लंबे समय तक रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे रहना भविष्य में जनसंख्या के बूढ़े होने और कार्यशील आबादी घटने का कारण बन सकता है। इटली में ऐसा जनसांख्यिकीय संकट देखा गया है। 2 लगातार क्षेत्रीय अंतर। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच जनसांख्यिकीय संकेतकों में बड़ा अंतर बना हुआ है। यह भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की असमान गति को दर्शाता है। 3 जनसंख्या की बढ़ती आयु। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की बढ़ती आबादी भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग बढ़ने का संकेत देती है। 4 जन्म के समय जेंडर असंतुलन। जन्म के समय लिंग अनुपात में लगातार उतार चढ़ाव लड़कों के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक झुकाव और लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है। 5 नवजात शिशुओं की अधिक मृत्यु। सभी शिशु मृत्यु में नवजात शिशुओं की मृत्यु का बड़ा हिस्सा यह बताता है कि मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी कमियां हैं। 6 सड़क दुर्घटनाओं और आत्महत्या से होने वाली मौतों में वृद्धि। दुर्घटनाओं और आत्महत्या से होने वाली मौतों का बढ़ता हिस्सा सड़क सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। निष्कर्ष। भारत के जनसांख्यिकीय स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। लंबे समय तक विकास बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, कौशल, उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा में लगातार निवेश करना आवश्यक होगा। जैसे जैसे फर्टिलिटी घट रही है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे सभी आयु वर्गों के लिए मानव पूंजी का विकास और मजबूत करना जरूरी होगा। 6 मार्च 2001 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और भारत पर इसका असर। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में तीसरे और चौथे बच्चे के लिए जनसांख्यिकीय बदलाव को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रोत्साहन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की घोषणा की है। भारत का रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 माना जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में यह लगभग 1.5 रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे है।
रिप्लेसमेंट रेट का अर्थ है कि किसी आबादी को बिना घटे बनाए रखने के लिए औसतन प्रति महिला जितने बच्चों की आवश्यकता होती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी (DTT) के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यह बताती है कि किसी देश में समय के साथ अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति तक कैसे परिवर्तन होता है। यह भी बताती है कि जैसे जैसे कोई देश आर्थिक रूप से विकसित होता है, उसकी जनसंख्या की संरचना भी बदलती जाती है। इस सिद्धांत को सबसे पहले वॉरेन नेस थॉम्पसन 1929 ने प्रस्तुत किया था और बाद में फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन 1945 ने इसे आगे विकसित किया। भारत पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रभाव। एक राज्यों के बीच अंतर। जिन राज्यों में युवा आबादी अधिक है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर अधिक है। 2. बदलता आयु ढांचा। वर्ष 2050 तक हर 5 में से एक भारतीय की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी, अर्थात लगभग 347 मिलियन लोग वृद्ध होंगे, जबकि पहले यह संख्या लगभग 149 मिलियन थी। 3. वित्तीय प्रभाव। जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्ध होगी, वहां कर, टैक्स का आधार कम हो सकता है, जबकि पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ सकता है। इससे अधिक कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ने के कारण वित्तीय दबाव पैदा हो सकता है। 4. राजनीतिक प्रभाव। जिन राज्यों की आबादी अधिक होगी, उन्हें संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना होगी। इसके साथ ही परिसीमन, डिलिमिटेशन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 5 चरण। चित्र में दी गई जानकारी। ग्राफ में 3 रेखाएं दिखाई गई है। हरी रेखा जन्म दर को दर्शाती है, लाल रेखा मृत्यु दर को दर्शाती है, नीली रेखा कुल जनसंख्या को दर्शाती है। क्षैतिज नीचे अक्ष समय को दर्शाता है। ऊर्ध्व बाएं अक्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर दर को दर्शाता है। चरण 1 उच्च स्थिर। इस चरण में जन्म दर बहुत अधिक होती है, मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होने के कारण जनसंख्या में बहुत कम वृद्धि होती है। चरण 2 प्रारंभिक विस्तार। जन्म दर ऊंची बनी रहती है, मृत्यु दर तेजी से गिरने लगती है, इस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। चरण 3 देर से विस्तार। जन्म दर में गिरावट शुरू हो जाती है, मृत्यु दर कम बनी रहती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी वृद्धि की गति धीमी होने लगती है। चरण 4 कम स्थिर। जन्म दर कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम रहती है, जनसंख्या की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। चरण 5 अत्यधिक कम। प्रजनन दर बहुत कम हो जाती है, जनसंख्या वृद्ध बुजुर्ग होने लगती है, जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाती है। 6.4 केयर इकोनॉमी। खबरों में क्यों। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM ने केयर इकोनॉमी पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है। समाचार पर और अधिक। देखभाल केयर को केवल परिवार की निजी जिम्मेदारी न मानकर उसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने की आवश्यकता बताई गई है। केयर इकोनॉमी पर्पल इकोनॉमी के बारे में। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, चाहे वे वेतन वाली हों या बिना वेतन वाली, जो बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य लोगों की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती है। बिना वेतन के कार्य। बीमार व्यक्ति की देखभाल करना, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, बिना वेतन के खेत में काम करना और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। यह कार्य अधिकतर महिलाएं करती हैं। वेतन वाले कार्य। आंगनवाड़ी केंद्र, बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्थाएं, महीने के वेतन पर घरेलू काम करने वाले कर्मचारी आदि। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं औसतन 0.57 गुना अधिक समय देती है। प्रमुख चुनौतियां। एक सिस्टम में दिखाई न देना। देखभाल का कार्य अक्सर प्यार का बिना वेतन वाला काम माना जाता है, इसलिए इसे GDP की गणना में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के रूप में महिलाओं द्वारा बिना वेतन के किया गया घरेलू और देखभाल का कार्य भारत की GDP के लगभग 15 से 17% के बराबर माना गया है। 2 जेंडर अंतर। महिलाएं प्रतिदिन बिना वेतन के घरेलू और देखभाल के कार्यों में लगभग 289 मिनट खर्च करती हैं, जबकि पुरुष लगभग 88 मिनट खर्च करते हैं। इससे महिलाओं की पढ़ाई और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास समय कम बचता है। स्रोत टाइम यूथ सर्वे 2024। 3 नीतिगत मुद्दे। मातृत्व केंद्रित नीतियां महिलाओं को केवल देखभाल करने वाली की भूमिका तक सीमित कर देती है और भर्ती में पूर्वाग्रह, करियर में बाधा तथा वेतन अंतर जैसी समस्याएं पैदा करती है।
उदाहरण के रूप में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का उल्लेख किया गया है, जबकि पितृत्व अवकाश से संबंधित कोई वैधानिक कानून नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में पितृत्व अवकाश की कमी। प्राइवेट सेक्टर में पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव की कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1999 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केवल 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, जबकि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। चाइल्ड केयर या एल्डर केयर, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा की कमी। आशा और आंगनवाड़ी जैसी फ्रंटलाइन केयर वर्कर्स को निश्चित वेतन नहीं मिलता तथा उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती। घरेलू कामगारों के लिए भी कोई विशेष कानूनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इस कारण महिलाओं के श्रम का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं हो पाता। समर्पित फंडिंग की कमी। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1% भी केयर इकोनॉमी पर खर्च नहीं करता। ग्रामीण क्षेत्रों में देखभाल का कार्य मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था पर और शहरी क्षेत्रों में निजी व्यवस्था पर निर्भर है। यह व्यवस्था समान यूनिवर्सल नहीं है। खंडित शासन व्यवस्था। देखभाल से जुड़े विषयों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MoWCD के अंतर्गत सीमित कल्याणकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। इन्हें वित्त, श्रम और शहरी नियोजन जैसी नीतियों से पर्याप्त रूप से नहीं जोड़ा गया है। मानव संसाधन। भारत में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक 100 लोगों पर केवल लगभग 5 औपचारिक केयर वर्कर हैं, जबकि केयर गिवर और चाइल्ड रेशियो लगभग 1:50 है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 1:10 से 1:15 माना जाता है। केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट क्यों करें? 1. महिला सशक्तिकरण। पेड केयर वर्क कुल वर्कफोर्स लगभग 36 मिलियन लोगों का लगभग 5.8% है। इस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 56.6% है। 2. महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाना। 15 से 29 वर्ष आयु की लगभग 79% महिलाएं बिना वेतन वाले घरेलू और देखभाल कार्यों को नौकरी न करने का सबसे बड़ा कारण मानती हैं, जबकि केवल 3% पुरुष ऐसा मानते हैं। 3. जनसांख्यिकीय दबाव। वृद्ध आबादी अभी लगभग 10% है, जो वर्ष 2050 तक 21% हो जाएगी। बच्चों की आबादी अभी लगभग 24% है, जो वर्ष 2050 तक 18% रह जाएगी। वर्ष 2050 तक वृद्ध लोगों की संख्या लगभग 300 मिलियन हो जाएगी। 4. बदलते पारिवारिक माहौल। पारंपरिक परिवार आधारित देखभाल व्यवस्था, जैसे बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल, शहरीकरण, प्रवासन और महिलाओं की बढ़ती रोजगार भागीदारी के कारण कमजोर हो रही है। इसलिए औपचारिक देखभाल सेवाओं की आवश्यकता बढ़ रही है। 5. रोजगार सृजन। यदि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में केयर इकोनॉमी का विस्तार किया जाए तो लगभग 11 मिलियन नौकरियां पैदा की जा सकती है। इनमें लगभग 70% नौकरियां महिलाओं को मिल सकती है। वर्ष 2050 तक प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति के लिए लगभग 30 मिलियन केयर वर्करों की आवश्यकता होगी। EIC 6. आर्थिक विकास। महिला कार्यबल की हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि से भारत की जीडीपी में लगभग 16% तक वृद्धि हो सकती है। केयर इकोनॉमी में निवेश महिलाओं को बिना वेतन वाले कार्यों के बोझ से मुक्त करने में मदद कर सकता है। 7. सेवाओं का रणनीतिक निर्यात। भारत अपनी कुशल हेल्थ केयर और केयर सेवाओं के आधार पर अपनी सेवाओं का निर्यात बढ़ा सकता है। इसके लिए घरेलू स्तर पर मजबूत केयर इकोसिस्टम विकसित करना आवश्यक है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़े। 8. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना। जैसे वर्ष 2023 के G20 नेताओं की घोषणा और भारत की लैंगिक समानता संबंधी प्रतिबद्धताओं में मजबूत केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जोर दिया गया है। देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की पहल। अटल वयो अभ्युदय योजना। यह बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना है। इसमें रहने की सुविधा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, कम आय वाले बुजुर्गों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेवाएं शामिल हैं। पालना योजना, मिशन शक्ति के अंतर्गत यह कार्यस्थलों पर क्रेच, डे केयर सुविधा प्रदान करने की योजना है। इसमें 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सह क्रेच केंद्र स्थापित किए जाते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल, विकास और प्रीस्कूल शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्किल इंडिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से होम मैनेजमेंट तथा केयर गिवर सेक्टर स्किल काउंसिल जैसे पाठ्यक्रमों के जरिए केयर रोल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इंडो जापान टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। यह भारतीय केयर वर्कर्स को भारत लौटने से पहले जापान के एल्डरली केयर सेक्टर में
ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा देता है। परिप्रेक्ष्य नोट्स। EACPM ने केयर को सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने के लिए 4 पिलर फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया। स्तंभ 1, नवोन्मेषी वित्त पोषण, परिवार सेवा कोष, फैमिली केयर फंड बनाया जाए। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत समुदाय आधारित बहुपीढ़ी मल्टी जनरेशनल केयर सुविधाओं जैसे डे केयर सेंटर तथा घर पर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं के लिए परिणाम आधारित आउटकम बेस्ड फंड होगा। केयर गिवर फंड बनाया जाए। MSME मंत्रालय के माध्यम से केयर स्टार्टअप और सहकारी संस्थाओं कोऑपरेटिव को प्रारंभिक वित्त सीड फाइनेंस उपलब्ध कराया जाए। स्तंभ 2, देखभाल कार्यबल विकास। देखभाल कार्यबल के व्यावसायीकरण और विस्तार के लिए प्रशिक्षण तथा प्रमाणन कौशल विकास मंत्रालय द्वारा को मानकीकृत किया जाए। वैश्विक साझेदारी। विश्व बैंक ने तमिलनाडु के महिला रोजगार और सुरक्षा कार्यक्रम को वित्तीय सहायता दी ताकि कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल की सुविधा मिल सके। स्तंभ 3, नीति सुधार। साझा पेरेंटल लीव। स्वीडन की तरह बढ़ा हुआ पितृत्व अवकाश तथा माताओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। शहरी नियोजन। भूमि आरक्षण, सरकारी स्कूलों में चाइल्ड केयर की सहस्थिति, कोलोकेशन, केयर इंडिकेटर्स को प्रोजेक्ट अप्रेजल से जोड़ना तथा शहर के मास्टर प्लान में केयर सुविधाओं को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में शामिल किया जाए। स्तंभ 4, जवाबदेही और गुणवत्ता। सभी सार्वजनिक, निजी और NGO सेवा प्रदाताओं के लिए स्टाफिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय न्यूनतम मानक बनाए जाएं। उदाहरण के रूप में केयर सुविधाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MoWCD के राष्ट्रीय न्यूनतम मानक। निष्कर्ष। एक मजबूत केयर इकोनॉमी केवल सामाजिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक आर्थिक निवेश भी है। इससे महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ सकती है, अच्छे रोजगार पैदा हो सकते हैं और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। केयर को एक आवश्यक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता देकर उचित वित्त पोषण, प्रशिक्षित कार्यबल और जेंडर संतुलित नीतियों के माध्यम से भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 5 जेंडर समानता और SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता है तथा अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का बेहतर उपयोग कर सकता है। 6.5 स्वास्थ्य पर घरेलू उपभोग का सर्वेक्षण। खबरों में क्यों। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने घरेलू सामाजिक उपभोग पर सर्वेक्षण स्वास्थ्य जारी किया। समाचार पर और अधिक। यह इस प्रकार का 8वां सर्वेक्षण है और इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के 80वें दौर जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित किया जा रहा है। एड्स, कैंसर जैसी कुछ बीमारियों को छोड़कर अधिकांश बीमारियों की पहचान अब स्वयं जानकारी सेल्फ रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है, जिससे कम या अधिक रिपोर्टिंग की संभावना बढ़ जाती है। प्रगति के प्रमुख कारक। 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MoHFW के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। 2. MoHFW का स्वास्थ्य भारत पोर्टल। इसका API आधारित फेडरेटेड आर्किटेक्चर कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही इंटरफेस पर उपलब्ध कराता है। इससे बार बार लॉगिन और डेटा एंट्री की आवश्यकता कम होती है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है तथा सूचनाओं की पुनरावृत्ति डुप्लीकेशन कम होती है। 3. अमृत। अमृत सस्ती दवाइयाँ और इलाज के लिए समर्पित फार्मेसी है। यह 50% से 90% तक की छूट पर दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, जिससे इलाज का खर्च कम होता है। इसका संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 4. जननी सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MoHFW की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं, सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 5. डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात। डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात बढ़कर 1:811 हो गया है। इसमें एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रकार के चिकित्सक शामिल हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 1:1000 के मानक से बेहतर है। चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। 1. NCDs की ओर एपिडेमियोलॉजिकल बदलाव। संक्रामक बीमारियों में कमी आने के साथ साथ डायबिटीज जैसी गैरसंचारी बीमारियां NCDs बढ़ रही है। अब ये कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। वर्ष 2017 से 18 की तुलना में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। 2. प्राइवेट केयर पर निर्भरता। अस्पताल में भर्ती होने के 60% से अधिक मामले निजी अस्पतालों में होते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में 57.9% और शहरी क्षेत्रों में 64.6% मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं। आउटपेशेंट केयर (ओपीडी) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 43% और शहरी क्षेत्रों में 44% लोग निजी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं। 3 लगातार वित्तीय जोखिम। बीमा होने के बावजूद निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का औसत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (ओपीई) 50,508 रुपये है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह 6,631 रुपये है। 4 कामकाजी आयु वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की रिपोर्टिंग 15 से 29 वर्ष के युवाओं में सबसे अधिक है। 5 व्यवहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। जिन लोगों ने पिछले 1 वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच कराई, उनका प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़कर 47.4% और शहरी क्षेत्रों में 44.3% हो गया है। फिर भी आधे से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच नहीं कराई। हेल्थ केयर से जुड़े दूसरे मुद्दे। 1 उपिष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय। सरकार का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 1.43% है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2.5% था। 2 असमान वितरण। डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण समान नहीं है। लगभग 80% स्वास्थ्य पेशेवर शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण भारत में लगभग 70% आबादी रहती है, लेकिन वहां केवल लगभग 40% अस्पताल बेर उपलब्ध हैं। 3 खंडित स्वास्थ्य सेवा शासन। स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्यों का विषय है। नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी तथा अलग अलग स्तरों पर कमजोर तालमेल के कारण सेवा वितरण प्रभावित होता है। 4 उभरते खतरे। जलवायु परिवर्तन, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर), जूनोटिक, पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां और भविष्य की महामारियां नई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी और सर्विलांस निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। 5 कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। लगभग 33,800 लोगों पर केवल एक ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) उपलब्ध है, जबकि मानक 30,000 लोगों पर एक पीएचसी का है। कई पीएचसी में डॉक्टरों की कमी, साफ पानी की कमी और आवश्यक डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। चित्र में दी गई जानकारी। भारत का स्वास्थ्य हर साल मजबूत होता जा रहा है। सर्वे में बताए गए प्रमुख सुधार। 1 सामर्थ्य। पब्लिक हेल्थ सुविधाओं में आउटपेशेंट केयर (ओपीडी) के लिए औसत ओओपीई 70% घटा। पब्लिक हेल्थ सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने के लिए औसत ओओपीई 1,100 रुपये कम हुआ। हर अस्पताल में भर्ती के मामले में लगभग 11,285 रुपये का औसत ओओपीई बचा। सार्वजनिक अस्पतालों में भर्ती होने से लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाला आर्थिक बोझ कम हुआ है। 2 विस्तार। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग 45.5% है। शहरी क्षेत्रों में उपयोग 31.8% है। 3 स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ती पहुंच। लगभग 35% ग्रामीण लोगों ने आउटपेशेंट सेवाओं के लिए सरकारी सुविधाओं का उपयोग किया, जो पहले 33% था। ग्रामीण 35%, शहरी 25%। 4 लगभग सार्वभौमिक संस्थागत प्रसव। कुल संस्थागत प्रसव 96.2%, ग्रामीण 95.6%, शहरी 97.8%। 61% प्रसव सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 में से 2 प्रसव सार्वजनिक संस्थानों में हुए। वर्ष 2017 से 18 की तुलना में इसमें काफी सुधार हुआ है। 5 बेहतर जागरूकता और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार। बीमारियों और संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। ग्रामीण 12.2%, शहरी 14.9%, कुल मिलाकर 13.1%। महिलाओं में रिपोर्टिंग अधिक रही। सबसे कमजोर समूह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग हैं। पिछले 15 दिनों में लगभग 50% लोगों ने किसी बीमारी की सूचना दी। परिप्रेक्ष्य नोट्स। 1 फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। सरकार को WHO के अलमाता घोषणा, जिसका भारत ने समर्थन किया है, के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना चाहिए। 2 प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान। गैरसंचारी बीमारियों (NCDs) की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपचार के साथ साथ रोकथाम पर भी जोर देना चाहिए। इसके लिए शुरुआती जांच, स्क्रीनिंग और जीवनशैली में सुधार संबंधी कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। 3 मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाया जाए। कॉरपोरेट और अनौपचारिक कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक, स्टिग्मा को कम करने के प्रयास किए जाएं। फैसले का महत्व।
1. यह निर्णय बचपन से ही समानता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। 2. यह निजी क्षेत्र पर पड़ने वाले संवैधानिक दायित्व को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। 3. कोठारी आयोग 1964 से 66 द्वारा प्रस्तावित साझा विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम को यह निर्णय और अधिक मजबूत बनाता है। शिक्षा के अधिकार से जुड़े अन्य संवैधानिक प्रावधान। 1. मूल कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। 2. राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 जून 2002 भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लैंगिक अंतर का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट की मुख्य बातें। जनसंख्या। 1. जन्म के समय लिंग अनुपात। वर्ष 2017 से 19 में यह अनुपात 904 था, जो वर्ष 2021 से 23 में बढ़कर 917 हो गया। अरुणाचल प्रदेश में यह अनुपात सबसे अधिक 1085 रहा, जबकि झारखंड में यह सबसे कम 899 रहा। 2. जनसंख्या वृद्धि। भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रही। इसके बाद इसमें कमी दर्ज की गई। स्वास्थ्य। 1. मातृ मृत्यु अनुपात। वर्ष 2004-06 में यह 254 था, जो वर्ष 2021 से 23 में घटकर 88 हो गया। 2. कुल प्रजनन दर। वर्ष 2019 से 2023 के बीच शहरी क्षेत्रों में रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे गिरावट दर्ज की गई। शहरी क्षेत्रों में यह दर 1.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 रही। शिक्षा। 1. साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर में 14.4% का लैंगिक अंतर पाया गया। पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% और महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% रही। 2. सकल नामांकन अनुपात गैर विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का गैर लड़कों से अधिक रहा। अर्थव्यवस्था में भागीदारी। 1. कार्यशील जनसंख्या अनुपात। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में वर्ष 2025 के दौरान पुरुषों का अनुपात 76.6% और महिलाओं का अनुपात 38.8% रहा। 2. श्रम बल भागीदारी दर LFPR। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़कर 37.5% से 45.9% हो गई। निर्णय लेने में भागीदारी। 1. मतदाता उपस्थिति। वर्ष 2019 और 2024 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। 2. संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। वर्ष 2025 तक महिलाओं की हिस्सेदारी सांसदों के रूप में 13.65% रही, जबकि मंत्रिपरिषद में उनकी हिस्सेदारी 9.86% रही। 6 जून 2003 NCRB की भारत में अपराध 2024 इंच रिपोर्ट। रिपोर्ट की मुख्य बातें। वर्ष 2023 की तुलना में। 1. अपराध दर। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 448.3 से घटकर 418.9 हो गई। 2. कुल अपराध। कुल अपराधों में लगभग 6% की कमी दर्ज की गई। 3. कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध। महिलाएं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में 1.5% की कमी आई और कुल मामले घटकर लगभग 4.4 लाख रह गए। इन मामलों में पति द्वारा क्रूरता के मामले सबसे अधिक रहे, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 42% थी। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध नामक एक नई श्रेणी शुरू की गई। बच्चों के खिलाफ अपराधों में 5.9% की कमी दर्ज की गई और कुल मामले घटकर लगभग 1.8 लाख रह गए। सीनियर सिटीजन। वर्ष 2023 की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में 16.9% की वृद्धि हुई। इनमें चोरी और धोखाधड़ी के मामले सबसे अधिक रहे। अनुसूचित जातियां SCs और अनुसूचित जनजातियां STs। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में 3.6% की कमी दर्ज की गई, जबकि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 23.1% की कमी दर्ज की गई। विशेष अपराध श्रेणियां। साइबर अपराध। साइबर अपराधों में 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें लगभग 73% मामले वित्तीय धोखाधड़ी फ्रॉड से संबंधित थे। 1. आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराधों में 4.6% की वृद्धि हुई। इनमें जालसाजी, धोखाधड़ी और वित्तीय फ्रॉड के मामले सबसे अधिक थे। 2. कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर।
इन मामलों में 11.2% की वृद्धि हुई। इनमें लगभग 77.7% किशोर 16 से 18 वर्ष की आयु के थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) स्थापना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81, टंडन समिति और गृह मंत्रालय की वर्ष 1985 की टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। मुख्य कार्य: यह अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीय भंडार सेंट्रल रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है, ताकि जांच एजेंसियों को अपराधियों का पता लगाने और मामलों को सुलझाने में सहायता मिल सके। प्रमुख पहले: एक अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) 2009। इसके माध्यम से पूरे भारत में 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ा गया है। 2. राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल 2017। इसके माध्यम से नागरिक CCTNS के जरिए अपराधियों और अपराधों की जानकारी खोज सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और किराएदारों का सत्यापन कर सकते हैं। मुख्य डेटाबेस: राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस (NDSO) और ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल आदि। विशेष उपकरण: एक साइट्रेन (CY-ट्रेन). यह साइबर अपराधों की जांच से संबंधित प्रशिक्षण पोर्टल है। 2. क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (CREMAC). यह विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अन्य प्रमुख प्रकाशन: 1. भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं। 2. भारत में जेल सांख्यिकी। एनसीआरबी द्वारा संचालित अन्य पोर्टल: राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NFIS) आदि। 6 जून 2004 भारत में वर्ष 2024 की आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं। एनसीआरबी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदाओं, परिवहन दुर्घटनाओं तथा अन्य कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट की मुख्य बातें: 1. आकस्मिक मृत्यु दर। प्रति लाख जनसंख्या पर आकस्मिक मृत्यु दर वर्ष 2023 में 31.9 थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 33.3 हो गई। इनमें सबसे अधिक 30 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल थे, जिनकी हिस्सेदारी 31.3% थी। 2. प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतें। कुल 79,903 मौतें दर्ज की गईं। इनमें 35.7% मौतें बिजली गिरने के कारण हुईं। 23.2% मौतें अत्यधिक गर्मी या लू लगने से हुईं। 10.5% मौतें अत्यधिक ठंड के कारण हुईं। मध्य प्रदेश में 577, बिहार में 360 और उत्तर प्रदेश में 275 लोगों की मौत बिजली गिरने के कारण हुई। 3 अन्य कारणों से हुई आकस्मिक मौतें। इन घटनाओं में कुल 4,59,954 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक थी। मुख्य कारण: 1. यातायात दुर्घटनाएं, जिनकी हिस्सेदारी 43.4% रही। 2. अचानक हुई मौतें, जिनकी हिस्सेदारी 16.5% रही। 3. डूबना, जिसकी हिस्सेदारी 8.7% रही। 4. गिरना, जिसकी हिस्सेदारी 5.7% रही। 5. जहर, जिसकी हिस्सेदारी 4.7% रही। 6. बिजली का करंट लगना, जिसकी हिस्सेदारी 3.4% रही। 7. आग से जुड़ी घटनाएं। वर्ष 2024 में आग लगने की 5,971 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनके कारण 5,888 लोगों की मृत्यु हुई। 5. सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाओं की हिस्सेदारी कुल यातायात दुर्घटनाओं में 87.8% रही। रेल दुर्घटनाओं में किसी भी मृत्यु की सूचना नहीं दी गई। मुख्य कारण: ओवर स्पीडिंग के कारण 61.2% दुर्घटनाएं हुईं। क्षेत्रीय वितरण: शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 59.7% और शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 40.3% रही। घटना का स्थान: कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 31.2% दुर्घटनाएं आवासीय क्षेत्रों के निकट हुईं। आत्महत्या पर रिपोर्ट की मुख्य बातें। 1. आत्महत्या दर। प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की दर वर्ष 2023 में 12.3 थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 12.2 हो गई। 2. आत्महत्या के प्रमुख कारण। पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याओं को छोड़कर 33.5% रहीं। बीमारी 18% रही। नशीले पदार्थों के गलत उपयोग या लत की हिस्सेदारी 7.6% रही। इन तीनों कारणों की संयुक्त हिस्सेदारी कुल आत्महत्याओं का लगभग 59% रही। 3. राज्यवार स्थिति। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक मामले दिल्ली में दर्ज किए गए, जहां 2,905 मामले सामने आए। इसके बाद पुडुचेरी का स्थान रहा। 4. पीड़ितों की शैक्षणिक स्थिति।
कुल आत्महत्या पीड़ितों में केवल 5.6% लोग स्नातक या उससे अधिक शिक्षित थे। लगभग 10.1% लोगों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। 5 शहरी प्रवृत्ति। शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या दर 16.3 रही, जो राष्ट्रीय औसत 12.2 से अधिक थी। 6 व्यावसायिक स्थिति। पुरुषों में सबसे अधिक आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूरों द्वारा की गईं। महिलाओं में सबसे अधिक आत्महत्याएं गृहिणियों द्वारा की गईं। कृषि क्षेत्र में कुल 10,546 लोगों 6.2% ने आत्महत्या की। 7 पुरुष और महिला अनुपात। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 73.5, 26.5 रहा। भारत में आत्महत्या रोकने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम। 1 अधिनियम और नीतियां। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP आदि। 2 राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति NPSS वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है। 3 योजनाएं और पहल। आयुष्मान भारत योजना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टेली मानस जैसी पहलें। 6 जून 2005 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत जबरन एसिड निगलना। शाहीन मलिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए कहा कि जिन लोगों को जबरन एसिड पीने के लिए मजबूर किया गया और जिन लोगों को बिना किसी बाहरी चोट के आंतरिक क्षति हुई, उन्हें भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत एसिड अटैक पीड़ित माना जाएगा। न्यायालय ने सरकार को यह भी बताया कि ऐसे एसिड की बिक्री पर नियंत्रण रखा जाए, जिसे भोजन में मिलाकर दिया जा सकता है। इसके साथ ही एसिड बेचने वालों की जवाबदेही तय करने की भी बात कही गई। न्यायालय ने उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई नीति बनाने का सुझाव भी दिया, जिन्हें इस प्रकार के हमले का शिकार बनाया गया है, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। इस निर्णय का महत्व। इससे जबरन एसिड पिलाने के शिकार लोगों को वर्ष 2016 के अधिनियम के तहत मिलने वाले दिव्यांगता संबंधी लाभ प्राप्त करने का अधिकार मिल सकेगा। इससे पहले वर्ष 2016 के कानून में केवल एसिड फेंकने के मामलों के पीड़ितों को ही मान्यता दी गई थी। हालांकि भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत एसिड फेंकने और एसिड पिलाने दोनों को धारा 124 के तहत गंभीर अपराध माना गया है, जिसके लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 6 जून 2006 जननी प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी, प्रसवपूर्व, प्रसव और नवजात एकीकृत देखभाल की यात्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। जननी प्लेटफॉर्म के बारे में। यह प्रजन आयु वर्ग की महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का पूरी तरह से प्रबंधन और निगरानी करने वाला सेवा आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह मौजूदा प्रजन और बाल स्वास्थ्य RCH पोर्टल का उन्नत संस्करण है और देखभाल से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को जोड़कर दीर्घकालिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करता है। मुख्य विषय